बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद सिटी एचएन में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और खैर खैरियत से गुजरे, क्योंकि हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। वो डेंगू के हवाले से हों या स्मॉग के हवाले से हों, मुसलसल इजाफा हो रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से अभी बारिश का कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। हम सबसे पहले चलेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम खसूसी दुआ भी कराते हैं और आपको एक मैसेज भी देते हैं, एक दिन एक नेकी शामिल करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मेरा मैसेज और पैगाम ये है कि अपने भाइयों के लिए वो चीज़ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। मुझे बुखारी की रिवायत याद आ गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने भाई के लिए वो पसंद कर जो अपने लिए पसंद करता है, ये ईमान की अलामत है। आज हम अपने लिए अच्छी चीज़ पसंद करते हैं, अपने भाई के लिए बुरी चीज़ का इंतखाब करते हैं। इससे मालूम हुआ हमारे दिल में कामिल दर्जे का ईमान नहीं है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलेंगे और देखते हैं डेली स्टोरी 42 की आज की लीड स्टोरी क्या है। जी, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्मॉग के आफ्टर इफेक्ट्स और आफ्टर शॉक्स जो हैं वो जारी कर दिए गए। स्कूल हफ्ता और पीर को भी बंद रखने का हुक्म। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा, विभाग की हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया। गुलाब देवी अंडरपास 15 दिसंबर को खोलने का मंसूबा, दाता गंजबग फ्लाईओवर के लिए 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात, वफाक ने पंजाब हुकूमत से 9 अरब रुपए मांग लिए। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव दिलशाद, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। स्मॉग के आफ्टर शॉक्स तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उससे आपको और मुझे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, अलबत्ता ये जरूर डिसाइड किया गया हफ्ते और दिन को स्कूल और निजी दफातर मैंने पढ़ा है। निजी दफातर का मतलब अब इसको एक्सप्लेन नहीं, हमारा दफ्तर निजी दफातर में नहीं आता। आई डोंट नो कि किस तरह से करते हैं, लेकिन बड़ा ये ना अजीब सा ये जो नोटिफिकेशन हमने देखा है कि 3 रोज़ और फिर 3 रोज़ वो सिलेक्ट किए गए, जिनमें से 2 रोज़ पहले ही छुट्टी होती है। अगर आपने करना ही है तो जुमा चूँकि हाफ डे होता है, और अगर आप जुमे को इंक्लूड करते हैं तो 3 रोज़ इस तरह से ठीक है। राव, इसको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं क्यों पीर को क्या होता है, स्मॉग ज्यादा हो जाती है? मतलब एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं कि क्या जुमे और ट्यूसडे को, वेडनेसडे को या थर्सडे को जो स्मॉग है वो नहीं है? अगर नहीं है तो फिर तो बात समझ आती है। इन 3 दिनों में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अच्छा, 2 रोज़ वैसे ही बंद है, और जो आपकी ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन है वो 2 रोज़ वैसे ही बंद है, और एक आपने एडिशन कर दिया उसमें। फिर आप अगर जुमा करते ताकि 4 वर्किंग डेज़ आपके पास रहते काम के लिए। लेकिन आई डोंट नो कि क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या इसके पीछे करने की ज़रूरत है। आपकी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो 40% है आपके फ्यूल की वजह से, जो आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। इस पर बहुत सारे माहिरीन से भी हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि आप भट्टों के पीछे जाते हैं, आप मुख्तलिफ जो ये जो फसलों की बाकियात है, स्टबल बर्निंग के पीछे जाते हैं। वो एक फैक्टर है, लेकिन उनका स्मोक के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है वो उस लेवल की नहीं है जिस तरह से ये फ्यूल की कंजम्पशन है। क्यों आप फ्यूल जो है वो एक चीज मुझे बता दें कि पहले कोविड की वजह से तालीमी इदारों ने कम सफर किया है। अब आप 27 जनवरी तक 15 जनवरी तक कह रहे हैं, 27 नवंबर से कि ये नाफिजुल अमल होगा, लेकिन क्या स्कूल खुलने से स्मॉग बढ़ती है कि उससे स्मॉग कम होगी? असल में पता है क्या हुआ है, इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि कहां से कंट्रोल करें, तो जहां जोर चलता है वहां इन्होंने जोर चला दिया। अब अजीबोगरीब नोटिफिकेशन जो है वो, या तो आप फुल एक ब्रेक ले लें, अगर आपने लेनी है 10 रोज की एक ही मरतबा ले लें, ताकि आप
तमाम जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो। फिर सबसे ज़्यादा जो बात पूरी नहीं आपने करने दी, जो कंजप्शन है फ्यूल की उसकी 40% है, उसको किस तरह से रिड्यूस करना है? उसको इस तरह से रिड्यूस करना है कि कम से कम लाहौर शहर के 2 ऐसे रूट हैं जहाँ पर गाड़ियों की तादाद कम की जा सकती है। एक है आपके पास ऑरेंज लेन और उसकी तरफ माइल करें लोगों को, दूसरा आपके पास मेट्रो बस है। कम से कम इन 2 रूट्स पर अगर आप कम करते हैं तो कोई 5-10% ट्रांसपोर्टेशन कम हो सकती है। अब हो क्या रहा है कि मेट्रो बस भी चल रही है, साथ में चिंची भी चल रहा है, साथ में वो जो खटारा बसें हैं वो भी नज़र आ रही हैं। तो किस तरह से क्या आपकी पॉलिसी है? ठीक है, प्लानिंग में व्हीकल्स को कंट्रोल करने की आपने मोटरसाइकिल रिक्शा की बात की है, तो अभी तक उनको रजिस्टर्ड ही नहीं करा सके, आप डिसाइड ही नहीं कर सके कि उनको रजिस्टर करना है या नहीं करना है। तायुन नहीं हो सका कि वो कितने हैं। वो पहले आपने उनको लाहौर के जो सराउंडिंग एरियाज थे वहाँ पर उनको इजाज़त दी, वो आपको नज़र आते हैं। अब पूरी आपको जीटी रोड नज़र आएगी, मुल्तान रोड ताकि फिरोजपुर रोड जो मेन आर्टरी आपकी, वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है और फिर उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे आप ये चेक कर सकें कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ। बस हमने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है, फ़ोटो सेशन से आगे बात बढ़ नहीं रही है। फ़ोटो सेशन से आगे जाएंगे हम, कंस्ट्रक्टिव मेजर्स की तरफ जाएंगे तो शायद कोई सूरत हाल बेहतर हो। अजीब बात है कि पंजाब गवर्नमेंट तो कह रही है कि कोरोना और डेंगू से अभी निकले नहीं और स्मोग ने हमें घेर लिया। स्मोग तो कह रहे हैं जी हम काम कर रहे हैं, देखो हमने स्कूल भी बंद कर दिए, देखिए पाबंदियां लगा रहे हैं हम। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आप देखिए आपकी जो ऑरेंज लाइन है, वो ऑरेंज लाइन ट्रेन वो इलेक्ट्रिसिटी पे उसका कोई साइड वो जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो सिफर है, इन्वायरमेंटल फ्री है। अब आपने इसको यूटिलाइज करना है, उसको वो क्यों पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल पा रही? इसी वजह से नहीं चल पा रही कि उसी के रूट के ऊपर जो हर तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है और फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी चल रही है। तो क्यों उसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाती? मेन आपका 27 किलोमीटर आपको नहीं पता क्यों नहीं जाती? ऑब्वियसली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो महकमा ट्रांसपोर्ट है वो भी बिल्कुल फर्जी कार्रवाइयाँ हैं रोज़ाना। इतनी गाड़ियों का चलान कर दिया, इतना हमने इतने कर दिए। आप यहाँ बैठ कर गवर्नमेंट को इतने अच्छे मशवरे दे रहे हैं कि ऑरेंज ट्रेन को प्रमोट करें, वो तो ऑरेंज ट्रेन के जो बजट के पैसे हैं वही इधर उधर के मंसूबों पर लगाकर उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ना ऑरेंज ट्रेन ना मेट्रो ट्रेन कुछ हो तो रहा है, नहीं करने वाले। शुक्र करो कुछ हो तो रहा है। अच्छा हो रहा है, चलें ये आपकी बात मान लेते हैं कि एक्चुअली जो आप इसको जल्दी से वाइंड अप कर दें, क्योंकि जो पैकेज 2 की आप बात कर रही हैं, पैकेज 2 होता है चुबुर्जी से ठोकर न्याज बेग तक, यानी अली टाउन स्टेशन तक। उसकी सड़क की ओवरहालिंग थी, जो आखिरी एसफॉल्ट की लेयर थी वो आज तक नहीं बिछाएगी और उसके जो 10 अरब थे वो दीगर मंसूबों को आपने ट्रांसफ़र किए, कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने पेमेंट नहीं की और कॉन्ट्रैक्टर्स को सिर्फ आप वाइट कलर का जो एक्सप्लेनेशन नोटिस है वो भेजी जा रहे हैं। भाई उनको पैसे दें, वो काम करें, उनसे काम करवाएं। क्यों देंगे? पिछली हुकूमत का मंसूबा है, ओनरशिप का बड़ा मसला होता है हमें यहाँ पे, हुकूमतें जब चेंज हो जाती हैं। बहरहाल हम यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर इससे भी बड़ी दर्दनाक है, बिजली का झटका लगने वाला है जी, सिफारिश कर दी गई है। और अभी एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। गवर्नमेंट ने तो आपको पता है कि दिन ब दिन आवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। बिजली का बिल है वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं यूनिट, फिर पेट्रोल है उसकी कीमतें इजाफा आए दिन, पहले 120 था, फिर 130, अब 146 149 पे आ गया। हमें नहीं लगता कि हम इस मुल्क में सर्वाइव कर सकेंगे। आमदन कम है, खर्च बहुत ज़्यादा है। क्या मुतालबा करना है? वैसे ही आवाम मर चुकी है। एक गरीब आदमी पता नहीं एक दिन में कितनी बार जीता है, कितनी बार मरता है। आज अखबार में एक खबर पढ़ के रूह कांप गई कि 5 रुपये पर यूनिट अब और बढ़ रही है। गैस की लोड शेडिंग है, गैस आती नहीं, उसके बिल 3-4 गुना आ रहे हैं। तो किधर जाएंगे गरीब आदमी? तो मैं तो इमरान खान से कहता हूँ कि ये तब्दीली में ना पूरी आवाम को कोई ऐसी वैक्सीन लगाएं, गरीब मर ही जाए। गैस देखने है नहीं, महंगाई कहती है मैंने और वापस नहीं जाना, गैस कहती है मैंने नहीं आना, इमरान खान साहब कहते हैं और घबराना नहीं, तो फिर हम लोग क्या करें? खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ऊपर से बिजली इतनी महंगी है, पेट्रोल इतना महंगा है कि आम इंसान के लिए ना बहुत मुश्किल हो गया। इस हुकूमत में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। ज़्यादती है, गरीब बंदा करे तो क्या करे? हर चीज़ में महंगाई, पेट्रोल आप देख लें कहाँ चला गया है। इसके अलावा बिजली के जो रेट्स हैं
इवन जो बेसिक नीड्स हैं वो अब गरीब आवाम। एक साहब कह रहे हैं कि गरीब बंदा करे तो क्या करे, और एक साहब कह रहे थे हुकूमत ऐसी वैक्सीन लगा दे कि गुर्बत नहीं गरीब ही ख़त्म हो जाएं, क्योंकि हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं। 5.5 रुपये फ़ी यूनिट महंगी करने की सिफारिश की गई है। राव साहब क्या चाह रही है? सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है और ये इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। अब इसमें जो तफसीलात हैं इस स्टोरी में, शायद सिप्रा ने इसकी जो तफसीलात हमें हमारे साथ शेयर की हैं, और ये लीड स्टोरी है डेली सिटी 42 की। अब इससे मुझे बताएं कि हुकूमत जो है वो जहाँ से ये ख़बर शुरू हो रही है वहाँ पे तो ये लग रहा है कि फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने कर लिया है कि 4 रुपये 75 पैसे का एक नया इंजेक्शन यानी वैक्सीन नुमा इंजेक्शन जो है वो हम लगाने जा रहे हैं अक्टूबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की जो जो डिफरेंस है उसकी मद में। अब मुझे बताएं कि ऑलरेडी 22 से 24 रुपये यूनिट जो घरेलू सार्फिन के लिए है, अब इससे यानी 30 के करीब ही पहुंच जाएगा। ये अगर 27-28 पे जाता है तो 30 के करीब होगा। ये पहले तो बिल जलाया करते थे लेकिन अब दिल जलाया करते हैं और हर रोज़ जलाते हैं। मुझे इससे हैरानी इस बात पे होती है कि वो लोग कहाँ हैं जो जिनको 12 रुपये का यूनिट जो था वो बड़ा महंगा लगता था और मईशत ख़तरे में लगती थी, वो कहाँ पे हैं? जो कंटेनर्स पे खड़े होकर तकारीर किया करते थे, क्या वो बता नहीं सकते कप्तान को कि नहीं जी हमने तो ये बात की थी? चले कप्तान की तो मसरूफियत इस तरह की हैं, वो रात को कुछ और बात करते हैं, सुबह को शायद भूल जाते हैं, अपनी बात पे भी पैरा नहीं देते, अपनी बात पर भी कायम नहीं रहते। कम अज़ कम वो और मैं वैसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर जब भी बिजली का इशू आए तो कंटेनर्स की वो तकारीर ज़रूर सुनवाया करें। या असर तो इनको वैसे कुछ नहीं होना, लेकिन कम अज़ कम इनकी याद दहानी के लिए कि आप ये बातें किया करते थे, आप फ्यूल की प्राइसेस के हवाले से ये फरमाया करते थे, आपके ये जो अलकाबात थे, और उस वक्त आप क्या कहते थे कि कौन चोर होता है अगर 1 रुपया डॉलर बढ़ता है या महंगाई होती है, कौन चोर होता है? इसका फैसला हम आप पर ही छोड़ते हैं, हम फिर भी आपको चोर नहीं कहते। आपने बिल जलाने की बात की है राव साहब, उस वक्त तो सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी गई थी, आपको याद होगा कि बिल जमा ना कराएं, और तब भी आपको याद होगा हमने ब्रेकिंग की थी कि सबसे पहला बिल जमान पार्क का ही अदा कर दिया गया था जब सिविल नाफरमानी अनाउंस की गई थी। इस्लामाबाद में बातें कुछ की जाती हैं और जमान पार्क का बिल जो है वो अदा कर दिया। अब सिमल हो क्या रहा है, इसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है, क्योंकि कल ही एक खबर आई थी कि 1.5 अरब डॉलर्स IMF ने जो लोन की इंस्टॉलमेंट है वो देने की हामी भरी है, और उसके साथ ही ये शराइत हैं। कल सोशल मीडिया पर वज़ीर ख़जाना साहब के जो बयानात थे वो भी चल रहे थे कि फ्यूल में मज़ीद इजाफा होगा, यानी 4 रुपये माहाना के हिसाब से मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपने जो ये सारा ड्रामा करवाते हैं आप, जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसीज हैं इनसे दरख्वास्त करवा के नेपरा में हेयरिंग करवा के ये सारी ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है जब आपने एक चीज डिसाइड ही कर ली है? और अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, अक्टूबर की बात की जा रही है और ये अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। आपको याद है कि अक्टूबर में अक्सर एसीज कम हो जाते हैं, बिजली की कंजप्शन कम हो जाती है, उस तरह से पीक सीजन नहीं है अक्टूबर बिजली के इस्तेमाल के हवाले से, फिर भी आप 5.25 रुपये इजाफा डिमांड कर रहे हैं। आपने मतलब सिफारिश की है 5.25 रुपये की, ये कम नहीं है। क्या करना चाह रही है हुकूमत? इस तरह की ड्रामेबाजी से आप इंजेक्ट तो कर रहे हैं महंगाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन इसमें मुसलसल इजाफा ही हो रहा है, कहीं पर भी रिलीफ नजर नहीं आ रहा। हम तो ये जो अगर ये इजाफा होता है तो ये 27 या 28 रुपये तक जाता है, तो हम तो ये बात कर रहे हैं घरेलू सार्फिन की। इसका जो दूसरा पहलू है वो बड़ा ज़रूरी है, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर किधर जाएगा? जो कमर्शियल यूनिट्स ऑलरेडी इससे ज़्यादा कीमत पर है, यानी वो और ज़्यादा उसमें इजाफा होगा, तो फिर किस तरह से मुमकिन है कि जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो कौन जो 10 रुपए की चीज़ बनाकर आपको 8 रुपए में फ़रोख्त करेगा? आप कहेंगे कि 8 रुपए की है। ऑब्वियसली जब बिजली की कीमतों में इजाफा होगा तो उसका इम्पेक्ट बराह रास्त तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पर आएगा जो इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी पर चल भी रही है। अब फ्यूल का बहाना आपने बनाया, जिस तरह से आपने निशानदेही भी कर दी कि अक्टूबर में तो बहुत ज़्यादा जो लोड है वो कम होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उस तरह से कंजम्पशन उस तरह से नहीं है जिस तरह से सितंबर और अगस्त के महीनों में होती है। चले बात समझ भी आती है। अब आप
दूसरी जानिब आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं और पेट्रोल की कीमतों से भी आपका कुछ नहीं अगर हो रहा तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल अल्लाह ही हाफिज है जी। और राव साहब, ये आपने बात बिल्कुल सही पॉइंट आउट की कि जब आपके IMF से मुआहदा कंप्लीट हो गया तो आप आकर ये बताते हैं जी खुशखबरी है, मुआहदा हो गया, कर्जा मिलने वाला है। ये नहीं बताते कि उस खुशखबरी की मद में हम कितना पत्थर के दौर में चले जाएंगे, महंगाई का कितना तूफान आएगा। ऑलरेडी एक आम आदमी के लिए सर्वाइवल मुश्किल हुआ हुआ है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं इस स्टोरी पर, जिनकी ये स्टोरी है, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। सिप्रा साहब, अक्टूबर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, मुझे तो याद है आप कल मेरे शो में ही ये खबर दे गए थे और टीज़र छोड़ गए थे कि एक और झटका लगने लगा, अपने आप को तैयार कर लें। और ₹5.25 इजाफे की ये जो सिफारिश है, अक्टूबर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही है। अक्टूबर में इतनी कंजम्पशन नहीं होती है बिजली की जितना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये वसूल कर रहे हैं। असल कहानी क्या है? देखें, बेसिकली अपने काम तो ये है ना कि हम लोग, क्योंकि जो महंगे दामों हमारे पावन राज है जिसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ हमेशा तनकीद का निशाना बनाती रही और दफ्तर इक़्तिदार भी आते हैं, यही कहते रहे कि माफिया हैं जिनके जो जनरेशन करते हैं और हमसे पैसे वसूल करते हैं और उसी माफिया से हम लोग भी अपनी बिजली बनवा रहे हैं। अब देखें, मार्च अक्टूबर में जो बिजली बनाई गई है उससे 31 करोड़ जो यूनिट्स हैं वो अब इजाफी हैं, मतलब 10 अरब बनाई गई तो सार्फिन ने इस्तेमाल कर ली, तो बिजली दी गई, उसके इजाफी अब 31 करोड़ यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं जिसके पैसे सार्फिन से वसूल करने हैं। अब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नापा की दरखास्त दी है ₹4.75 फी यूनिट के हिसाब से हमें माह अक्टूबर में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिलों की वसूली करनी है, लिहाजा इसकी मंजूरी दी जाए। अब नापरा 30 नवंबर को इसकी समाप्त करेगा। ज्यादा से ज्यादा क्यों होगा, ₹1 या 50 पैसे या 80 पैसे इस वक्त कम हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर यही होगा कि जो यूनिट जो है वो सामने आ रही है, यूनिट जो है पैसे वसूल करने हुकूमत ने सब्सिडी उस पर देनी नहीं है, इसलिए ये 7 दिन के जो जेब है उनको काफी बोझ डाला जाएगा और माह दिसंबर में जो बिल की जाएगी वो इस इजाफे के साथ आपको बिल भिजवाए जाएंगे। मैंने भी लास्ट 72 रोज जो प्रोग्राम था इसमें भी आपको जिक्र किया था तो लोगों के यूनिट में बहुत कम चल रहे हैं लेकिन बिजलियाँ हजारों में आते हैं। तो वही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पिछले महीने ₹2.58 है, अब ये अगर ₹4 तक भी आ जाती है तो दिसंबर के बिल जो है वो 12% महीने सार्फिन को अदा करना मुश्किल हो जाएंगे। और आपने जिक्र किया है ये बेसिक टैरिफ है तो ₹4 हम बढ़ाएंगे, अगर बेसिक टैरिफ भी ₹4 हम लोग बढ़ा देते हैं उसके साथ एडिशनल अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी आएगी तो मेरे ख्याल में 33-34 रुपए की यूनिट के हिसाब से कीमत कम जाएगी जो सार्फिन को अदा करना। अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम करे, वरना तो सिप्रा साहब 34 जो आप कह रहे हैं तक अगर पहुंच सकता है तो बिजली तो फिर अफोर्ड से बाहर हो जाएगी। लोग लिटरली बिलों को क्या आग लगाएंगे, मीटरों को आग लगाना शुरू कर देंगे कि हमें बिजली नहीं चाहिए है अगर ये इतनी महंगी है। खुदारा कुछ रहम कीजिए, गरीब आदमी अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा है। थैंक यू सिप्रा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मजीद खबरें भी हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक पर चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। शहर लाहौर के आती मंसूबों की बात करेंगे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो गुलाब देवी अंडरपास के हवाले से है जिसका इफ्तिताह 15 दिसंबर को कहा जा रहा है कि जी हम करेंगे। मेगा प्रोजेक्ट है ये और उसकी इफ्तिताही डेडलाइन जारी कर दी गई है। आई होप गवर्नमेंट इस पर कायम रहे। इस पर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक, आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाब देवी अंडरपास 15 दिसंबर को खोलने का मंसूबा है जी। दाता गंजबख्श फ्लाईओवर के लिए 15 जनवरी की तारीख दे दी गई। थोड़ा सा स्मार्टली मूव किया पंजाब हुकूमत ने जब इस मंसूबे की डेडलाइन जो है वो फरवरी एंड मार्च तक दी गई और अब अगर दिसंबर में उसे खोल रहे हैं, मतलब 6 महीने की डेडलाइन देकर 4 महीने में अगर काम कंप्लीट हो गया और उसे खोल रहे हैं तो डेफिनेटली ये उनके प्लस पॉइंट में जाएगा और ये उन्होंने स्मार्टली प्ले किया। देखिए, इट वुड बी अचीवमेंट अगर ये जिस तरह से आप कह रही हैं और आपको कल को 3 महीने लगना था ना, 3 साढ़े 3 4 कल को आपको ये अल्फाज वापस ना लेना पड़ेंगे कि बड़ी बात है। लेकिन राव साहब मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे कहूं कि 3 महीने वाला काम मैं 6 महीने में कंप्लीट करूंगी, ये डेडलाइन है, लेकिन मैं 3 महीने में कंप्लीट गुजारिश ये है कि पहला एक मेगा प्रोजेक्ट था जो कि लाल शहबाज कलंदर अंडरपास बनाया, आज तक उसके नकाइज सामने आ रहे हैं। यानी क्यों नकाइज सामने आ रहे हैं कि एक तो जो सिलेक्शन की गई, जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट थी, तो फिर नए नाम से वो आई और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो बिलाशुबा, लेकिन जो आपको टास्क दिया गया उसको आप कम अज़ कम ज़रूर मीट करें। अब हो ये रहा है कि जो दावे और वादे कर लिए जाते हैं लेकिन जो टाइमलाइंस हैं
उसके हवाले से कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। आई रिमेंबर के ये जो आपकी ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है, ये जब बना तो इसकी 103 स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स हुई। इसके अलावा जो विजिट्स थे इस स्टीयरिंग कमेटी के वो अलग से थे। स्टीयरिंग कमेटीज में क्या होता था कि हफ्तावार क्या प्रोग्रेस हुई, बुध के रोज हुआ करती थी और अक्सर हम खबर भी इस वाले से दिया करते थे। बुध के रोज इसी शो में हम ब्रेकिंग किया करते थे कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। उसका फायदा ये होता था कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर होते थे, क्या इश्यूज थे वो इश्यूज कमेटी के सामने रखे जाते थे और एक पॉलिटिकल और गवर्नमेंटल एक जो सेटअप था कि इशू को रिड्रेसल करने के हवाले से वो नजर आता था, उसका इम्तजाज था। और हमने यहाँ पर देखा है कि क्यों इश्यूज आ रहे हैं। अब प्रोजेक्ट इस वक्त लाहौर शहर में 3 बर वक्त जो है वो मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें शेरावाला गेट है, ये आपका गुलाब देवी अंडरपास और शाहकाम के हवाले से अगर कोर्ट की हेयरिंग आप देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि दिन भर कोर्ट ने जो है वो डीजी एलडीए, कमिश्नर लाहौर और जो एलडीए के ऑफिसर्स हैं उनको तलब किए रखा है। क्यों? क्योंकि आपने जो लैंड एक्विजिशन, और ये सबसे मुश्किल मरला लैंड एक्विजिशन का होता है, इसमें आपको पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो करना पड़ती है, जिसका हल्का हो वो लोगों को इंगेज करता है। और इन बिटवीन जाहिर है मार्केट रेट कुछ और होता है और मार्केट रेट ऑन डिमांड मिल नहीं सकता, लेकिन आप इफेक्टिव को देवी पर आए। मैं पूछना चाह रही हूँ 15 दिसंबर को खुलेगा या नहीं खुलेगा? देखिए 15 दिसंबर को ये खुल सकता है क्योंकि इसकी अब जो सफाई है वो उसका काम चल रहा है, लेकिन फिनिशिंग का काम इसका इस प्रोजेक्ट का अभी होना बाकी है। इसको अगर 15 दिसंबर को खोल देते हैं तो ये इट वुड बी अ साई ऑफ रिलीफ फॉर द पीपल, जो खास तौर पर जो कम्यूटर्स जो फिरोजपुर रोड पर सफर करते हैं उनको अंग्रेजी वाला सफर कम करना पड़ेगा निस्बतन। अगर ये इसका काम जो है वो उर्दू वाला सफर आसान हो जाएगा, वो कदरे आसान होगा और अंग्रेजी वाला सफर जो है वो उसमें भी कमी आएगी। जाहिर है ये क्योंकि अंडरपास की मिसाल दी, लेकिन मुझे ये भी याद है कि इनॉग्रेशन की कितनी डेट्स दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ाया गया, डिले किया गया। तो लेकिन अब थोड़ा सूरत देखिए, सब कुछ आइडियल नहीं है, लेकिन थोड़ी सूरत बेहतर भी हुई है क्योंकि आपको कमिश्नर लाहौर प्रोजेक्ट्स पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको डीजी एलडीए नजर आ रहे हैं, आपको मिनिस्टर्स, आपको वज़ीर आला पंजाब। सबसे ज्यादा जो जाना जरूरी है वो वज़ीर आला पंजाब का जाना जरूरी है। जब तक वज़ीर आला पंजाब किसी अपने प्रोजेक्ट्स पे, जाहिर है इन्हीं के प्रोजेक्ट हैं, इन्हीं के क्रेडिट पे आएंगे। पॉलिटिकल अगर कल को एडवांटेज होता है तो ऑब्वियसली इन्हीं को होना है। तो इनको कम से कम हफ्ते में 2-3 जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जाते रहेंगे तो जो स्पीड अप है वो एक्सपीडाइट भी होता रहेगा हर तरह का। जाना जरूरी नहीं है, सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखना जरूरी है। जाने के चक्कर में बिल्कुल ही फिरोजपुर रोड बंद हो जाएगी, वीआईपी प्रोटोकॉल लग जाता है, आपको पता है। नहीं, आप रात को कात में जाए ना, शहबाज शरीफ सुबह 4 बजे शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट को चेक करता था, वो इसीलिए आहत चीमा सुबह 4 बजे प्रोजेक्ट पे खड़ा होता था। ये जो सारी टीम थी उस वक्त की, डीजी एलडीए और ये सारे लोग, ये सुबह 6 बजे कोई मसला नहीं था ट्रैफिक का। मुझे क्यों लग रहा है आप क्यों स्टक हैं, आप आगे मूव नहीं करना चाह रहे हैं? एलडीए के डीजी भी चेंज हो गए, वज़ीर आला भी कहते हैं। देखिए हमने जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इनकी मुखालफत नहीं की। इसमें सिर्फ एक इशू है लैंड एक्विजिशन के हवाले से, आप इफेक्टिव्स को उनकी दादरसी जरूर करें जिनकी प्रॉपर्टीज आप हथियार हैं, बस ये एक इशू है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, बल्कि जो प्रोजेक्ट्स हम तो उसकी भी बात करते हैं जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की, फिर आगे बीच में उसके हवाले से भी 1.5 अरब में नहीं किए, लेकिन 3.5 अरब उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है। अब आप करेंगे तो इसको पहले कर लेना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं जी। शहर के 70 तरक्याती मंसूबों के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड जारी करने की मंजूरी दे दी है। हजम नहीं हो रही है ये बात, लेकिन ये अच्छी बात है और गवर्नमेंट की हम तारीफ कर रहे हैं कि अगर एक्चुअली मंजूरी के बाद ये फंड जारी भी हो जाएं और लगना शुरू हो जाएं। दादा गंजबख्श फ्लाईओवर का है 15 जनवरी को खुल जाएगा। शाहकाम फ्लाईओवर का आपने जिक्र किया 5 फरवरी की डेडलाइन दे दी गई है। अब देखते ये है कि ये हुकूमत उस डेडलाइन को मीट करके एक्चुअली इनॉग्रेशन कर पाती है या नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज और सवाल है गवर्नमेंट के लिए। हम एक ब्रेक की तरफ जाना नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। एक और चैलेंज भी है गवर्नमेंट के लिए, वो है लोकल बॉडी इलेक्शन, जिसके लिए 9 अरब रुपए चाहिए। तो क्या वफाकी हुकूमत 9 अरब रुपए जारी करेगी? क्या हुकूमत बल्दियाती इलेक्शंस कराना चाहती है? और राव साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, टाइम हमारे पास खत्म हो गया, वरना मैं आपसे जरूर पूछती कि 9 अरब रुपए जो मांगे हैं वो जारी होंगे या नहीं, लेकिन ये कहानी अभी बड़ी लंबी है और बड़ा अरसा चलनी है, इस पर फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हर रोज़ हम मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात करते हैं और लाहौर के अगर हम टॉप 2-3 इशूज़ की बात करें तो उसमें सरे फहरिस्त जो है वो डेंगी है, स्मॉग है और कोरोना है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लेकर वो तमाम इदारे इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ना सिर्फ लोगों को अवेयर करना है, प्रिवेंशंस के बारे में बताना है, क्योर के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल करनी है और फिर उसका सदेबाब कैसे हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना है। आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर किस तरह से इन तमाम मामलात को हैंडल कर रही है, क्या प्लान रखती है, क्या वाकई में कोई प्लान है भी या नहीं, इस पर बात होगी। जी, डीसी लाहौर हमारे साथ उमर शेख चट्ठा साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया डीसी साहब की तशरीफ आवी के लिए। और हमारे सीनियर रिपोर्टर शहजाद खान अब्दाली जो सारा दिन फील्ड में इन तमाम इशूज़ को, इन तमाम चीज़ों को और इंतजामात को कवर करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दाली साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ आवी के लिए। डीसी साहब, आपसे शुरू करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों में 4 अमवात और 106 नए पेशेंट्स डेंगू के सामने आए हैं और ये वो नंबर्स हैं जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सच नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि प्राइवेटली एक बहुत बड़ा नंबर है जो ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाता है। क्यों डेंगू कंट्रोल नहीं हो पा रहा, इसको एज सिंपल एज इट इज़ अगर आप लोगों को समझा देखें, डेंगू का जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अब डेंगू पहले अंडर रिपोर्ट होता था कि हॉस्पिटल में आए हुए मरीज़ से सिर्फ मीडिया को और हमें पता लगता था कि हॉस्पिटल में इतने पेशेंट आ गए हैं डेंगू के, इसलिए इतना है। गवर्नमेंट ने पिछले साल इस तरह किया कि जैसे हमने कोविड से लर्न किया कि आप कहीं से भी सैंपल कराएं तो हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम है, उसके ज़रिए गवर्नमेंट को इंटीमेशन आ जाती है कि इस एड्रेस पे, इस जगह पे डेंगू का पेशेंट आया या कोविड का पेशेंट आया। इसलिए डेंगू की स्पाइक जो है वो फील भी बहुत ज़्यादा हुई और वो रिपोर्टिंग भी बड़ी क्लियर हुई। इन प्रीवियस टर्म्स ये सिर्फ हॉस्पिटल से रिपोर्ट होता था, प्राइवेट लैब से रिपोर्ट नहीं था होता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि डेंगू कम आया, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बल्ज जो अंडर करंट थी वो भी अब सामने आई। कदरे बेहतर रिपोर्टिंग हुई और डोर टू डोर टेस्ट की सहूलत गवर्नमेंट ने भी मुयसर की। प्राइवेट लैब्स ने भी कोविड के ज़रिए एक चीज़ लर्न की कि नाउ वी हैव मोबाइल टेस्ट कैरियर्स एंड दे कम टू योर हाउस, दे कम टू योर ऑफिसेज फॉर टेकिंग सैंपल्स। तो उस वजह से, और वो लैब सारी गवर्नमेंट के सिस्टम से कनेक्टेड थी, तो इसलिए ये 17-18 हज़ार मरीज़ रिपोर्ट भी हुआ। और कितना अच्छा गवर्नमेंट का ये सिस्टम PITB के नेटवर्क के साथ बना हुआ है कि जिधर पेशेंट रिपोर्ट होता है उधर हमें उसके CNIC और एड्रेस का पता लगता है। और जो WHO के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक हमने 49 हाउसेज फॉर अ पेशेंट स्प्रे करने हैं एंड इन 24 आवर्स जिधर से पेशेंट रिपोर्ट होता है हॉस्पिटल या लैब से, हम उसके सराउंडिंग 49-50 हाउसेज में उसका केस रिस्पॉन्स करते हैं। लाहौर की बात कर रहे हैं? जी, हम लाहौर की बात कर रहे हैं। मैं तो बहुत से ऐसे पर्सनल कंप्लेंट्स को जानती हूँ जहाँ पर ना सर्वेलेंस के बावजूद, मुसलसल कंप्लेंट्स के बावजूद, ना फॉगिंग के लिए कोई आ रहा है, ना स्प्रेस के लिए कोई आ रहा है। मेरा अपना घर, मैं खुद ज़ाती हैसियत में जानती हूँ कि 2 घर छोड़ के 4 दफ़ा कंप्लेंट की गई, हेल्पलाइन पे कॉल की गई, कोई स्प्रे करने नहीं आया, फिर आपने पर्सनल कैपेसिटी नहीं, वो कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती हमारे ऑनलाइन स्टेटस पे, ऑनलाइन पोर्टल पे, जब तक हम उधर जाके रिस्पॉन्स नहीं करते। जी, ऑनलाइन नंबर था, मौजूद था। जो आवाम की शिकायत थी वो था कि हमारा पूरा नेबरहुड और पूरी सोसाइटी की जाए, मगर देखें जैसे ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है, इसी तरह मॉस्किटो में भी एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है ओवर स्प्रे से। दिस वी हैव लर्न फ्रॉम द कंट्रीज़ जो हमसे ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं और जिनमें डेंगू हमसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। हमने WHO से और उनके एक्सपर्ट से, डेंगू एक्सपर्ट ग्रुप ने प्रोविंशियल लेवल पे मल्टीपल मीटिंग्स की अंडर मिनिस्टर हेल्थ, और उन्होंने ये चीज़ हमें एडवाइस की कि प्रॉपरली आपने इसका ओवर यूज़ नहीं करना, कॉज नेक्स्ट ईयर आप टेमीफॉस केमिकल एंड देन दिस IRS के लिए जो केमिकल स्प्रे यूज़ करते हैं, इससे जदीद स्प्रे इस्तेमाल करने के लिए मच्छर को और फिर इंसानी सेहत पे भी असरात होते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन मैं ओवर स्प्रे की बात नहीं करी, मैं तो फर्स्ट स्टेप की बात करी। अब गाली साहब आप फील्ड कवर करते हैं, डेंगू रिपोर्टिंग की बात हुई कि डेंगू रिपोर्टिंग बड़ी इंप्रूव हुई है, कुछ बेहतर हुई होगी, लेकिन हमें जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उस पर हमारी जब ड्यूटीज़ लगी, हमने एक ओवरऑल सर्वे किया, इन हाउस सर्वे किया था। जी बिल्कुल, मैं खुद रायवंड के एरिया में गया, वहाँ पे जो उस तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का टीचिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी गए, तो हमें ये पता चला कि जो डेंगू के क्रिटिकल पेशेंट्स हैं ICU के अंदर, उनको तो गवर्नमेंट इंक्लूड करती है डेंगू रिपोर्टिंग के अंदर, लेकिन जो पेशेंट पॉजिटिव हो गए हैं लेकिन सीरियस नहीं है,
गवर्नमेंट उसको इंक्लूड नहीं कर रही। ये प्राइवेट सोर्सेज ने हमें वहाँ पे ये बताया। ठीक है। और इस तरह से जो आप बात कर रही हैं ना कि डाटा छुपाया जाता है, वो इस तरह से छुपाया जा रहा है कि जो क्रिटिकल हैं, आईसीयू के अंदर हैं, जिनकी सिचुएशन ख़राब हो रही है वो रिपोर्टिंग के अंदर हैं, और जो पॉजिटिव हैं डेंगू पेशेंट्स हैं लेकिन वो उसकी हालत जो उनकी सेहत बेहतर है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। ये हमने वहाँ पे चीज़ ऑब्ज़र्व की। बाकी आपने स्प्रे का जिक्र किया तो उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं एक आबादी ये कुर्बान लैंड में गया, वहाँ पे गली नंबर 5 के अंदर यंग लड़के की डेथ हो गई, 22 साल का वो बच्चा था। हम लोग बड़े डिस्टर्ब हुए उस सारी सिचुएशन को देख के। वहाँ पे मतलब लोअर मिडिल क्लास की वो आबादी है और उस डेथ के बावजूद वहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ। फिर मैंने इट सेल्फ AC माल्टाउन को फ़ोन किया, रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे डेथ हो गई है, यहाँ किसी को भेजें ताकि स्प्रे हो और इसके सराउंडिंग के जो लोग हैं वो एटलीस्ट सेव हो सकें। तो मतलब ये इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। बिल्कुल मैं उसे डिनाई नहीं करता, मैं सिर्फ इनकी 2 बातों पे ये बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है वो छुपाया नहीं जा सकता, और अगर किसी एड्रेस पे हमारा रिस्पांस नहीं पहुंचा तो वो फिर उस पेशेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो करते हुए अपना CNIC या अपना एड्रेस लैब में अगर वो करेक्ट नहीं बताते, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बता देते हैं या आप लिखते ही नहीं, अपना मोबाइल नंबर ठीक नहीं रखते, तो फिर गवर्नमेंट के अदारे को आपसे राब्ते या आपके घर आने में दुश्वारी आती है। क्योंकि हम ये भी गैर जिम्मेदारी का कई दफ़ा मुजाहरा हो जाता है, डेलिब्रेटली या 7 भी हो जाता है कि हम अपना एड्रेस और कांटेक्ट ठीक नहीं देते। मगर हमारा प्लान इतना बेहतर था कि हमने हर 15 डेज़ पे डेंगू एक्सपर्ट ग्रुप और उससे मुशावरत की और टेक्निकल बुनियादों पे IT के ज़रिए वी न्यू एवरी पर्सन विद जियो टैग लोकेशन के इधर इधर पेशेंट है और हमने इस हाउस का डोर नॉक करके स्प्रे करना है और फॉगिंग करनी है। सिचुएशन हो जाए तो शायद हम डेंगू को और ज़्यादा कंट्रोल कर पाते। अभी जो आउट ऑफ हैंड सिचुएशन है वो ना हो पाती। आपने कहा पर्सनल कैपेसिटी में लोगों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा क्योंकि मच्छर तो अब बन गया है, ये वो स्टेज नहीं है जहाँ पर हम ज़्यादातर प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करें, हमें पर्सनल कैपेसिटी में भी काम करना होगा। लेकिन उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि गवर्नमेंट की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है अवेयरनेस की, प्रिवेंशनरी जितनी भी मेजरमेंट्स है वो आवाम को रिमाइंडर देने की। क्या वजह है कि गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने में बुरी तरह गवर्नमेंट ने मल्टीपल वॉक्स की, मल्टीपल एडवर्टीजमेंट्स की, डिस्प्ले किए, और मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने हमारे टेली एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स हैं जो कि गुलबर्ग से लेके और तमाम मेन जगहों पे हैं जो कि एडवर्टीजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सिस्टम है, और उनके ज़रिए हमने तमाम रेजिडेंट को जो मैस SMS सिस्टम है उसके ज़रिए हमने मीडिया के ज़रिए लोगों को हर तरीके से डेंगू की TVCs पहुँचाई। जब डेंगू आप ये देखें, आप TV कमर्शियल्स के ज़रिए भी पहुँचाई, और आप ये देखें कि मरीज़ आ गए। प्रिवेंशन का एक सिस्टम था जो कि बैरियर क्रॉस हो गया, उनकी मैनेजमेंट के लिए अब फिर थे कि मरीज़ आ गए हैं तो हमने मरीज़ संभालने हैं, तो उनके लिए हमने कोविड के दरमियान भी तमाम स्पेशलाइज्ड हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ और इवन फील्ड हॉस्पिटल भी क्रिएट किया। यू कैन नॉट से कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं मिली। हमारी हर इमरजेंसी में से बट आई हैव प्रूफ ऑफ दैट कि हॉस्पिटल्स में बेड कैपेसिटी 100% से ऊपर चली गई, कि कॉरिडोर्स में बिठाकर बेचारे पेशेंट्स को सीढ़ियों पर बिठाकर ड्रिप्स लगाई गई क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं थी। हमने ये भी इसी 1 महीने में देखा है। जब एक्सपो सेंटर के अंदर आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, सिर्फ एक बेड लगाकर मच्छरदानी लगा दी और आपने कहा कि काम पूरा हो गया, तो पंजाब गवर्नमेंट का ये काम पूरा नहीं हुआ था। अब ऑल्दो आपने फील्ड हॉस्पिटल को शट डाउन कर दिया कि हॉस्पिटल में हम वापस अपनी कैपेसिटी लेकर आएंगे, लेकिन 3 महीनों में 91 लाहौरी जो हैं वो इस डेंगू मच्छर की मद में अपनी जानें गंवा चुकी हैं। आपने वॉक का जिक्र किया DC साहब, एक और वॉक भी आपको याद कराएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। उमर शेर चट्ठा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, DC लाहौर, उनसे हम बात कर रहे हैं। DC साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने कहा कि 91 अमवात हुई हैं पिछले 3 महीनों में। इमरजेंसी डेंगू की जो लगनी चाहिए थी उस तरह से नज़र नहीं आई, माजरत के साथ। अवेयरनेस कैंपेन्स का आपने जिक्र किया और बड़ा डिटेल जवाब दिया, लेकिन कहाँ गए वो दिन जब हमें सड़कों पर बैनर्स और पैम्फलेट्स नज़र आया करते थे कि किस तरह से लोगों ने अपनी घरों को सर्वेलेंस खुद करनी है और चेक करना है। कहीं पर कोई रिमाइंडर एज सच नज़र नहीं आया। क्यों इसको इतना लाइटली लिया गया? From cantonment to the till the last
विलेज हमने पैम्फलेट्स भी, ऐलानात भी और हर तरह से लोगों को अवेयर और आगाह किया कि हम अब डेंगू के फुल सीज़न में आ गए हैं। तो जब आप फुल डेंगू के सीज़न में आ जाते हैं तो फिर प्रिवेंशन और उसके बाद ट्रीटमेंट के अलावा क्योर नहीं होता, क्योंकि अगस्त ऑनवर्ड इट्स एपिडेमिक और एडल्ट मॉस्किटो मौजूद होता है और वो रिपीटेडली ब्रीड करता है। तो उस टाइम हमने मच्छर से सुबह और शाम बचना होता है। और उसमें मैसेज आप देखें कि टेली मैसेजेस और उसकी एडवर्टीज़मेंट, उसकी सोशल मीडिया एडवर्टीज़मेंट, उसके मैसेजेस, उसके जब पीक पर पहुंच गया तब इन तमाम चीज़ों का ख्याल आया। मैं शहजाद साहब, आपने देखा है ये इस तरह की इस कैंपेन्स जिसमें हमने लोगों को अवेयर किया हो या बताया हो? देखें, अगर हम दोनों अदवार का मुवाजना कर लें ना, शायद कुछ लोग समझे कि बाइज लोग बात कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे और जब बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों के अदवार का मुवाजना कर ले तो सुबह 6 बजे शहबाज शरीफ जो थे वो बुला लेते थे जितने भी कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के अरकान थे। सेक्रेटरीज भी होते थे, डीसी भी होता था। सुबह 6 बजे हमारी आँख नहीं खुलती थी, लेकिन गवर्नमेंट जो थी उस पर काम कर रही होती थी। रात गए तक बड़ी एग्रेसिवली उस पर उसको ट्रीट किया जाता था। रात 10 बजे तक मीटिंग्स होती थी। तो जब इतनी एग्रेसिव बुनियादों पे गवर्नमेंट काम करेगी तो फिर डेफिनेटली तमाम इदारे भी उसी पेस के साथ काम करेंगे। अब हमने देखा है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने नो डाउट काम किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी डेफिशिएंसीज बाकी रह गई हैं। मैं उसका ज़्यादा जिम्मेदार पंजाब गवर्नमेंट को समझता हूँ। ठीक है, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पर लीडर का फुकदान नजर एग्जैक्टली उस तरह से एक्टिविज्म नहीं हो पाया। जब डेंगू सर पे आगे लार्वा बनना शुरू हो गया तब हमने दौड़ लगाई। शायद उस वक्त शायद देर हो चुकी थी। ठीक है, अगर 2 महीने पहले हम अग्रेसिवली उसी पैशन के साथ आते, उसी पेस के साथ आते, तो शायद उस तरह से लार्वा ना बन पाता। अब जब साहब जैसे अभी हम डेंगू का जिक्र कर रहे हैं, वहीं पर चूंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बहुत से फ्रंट्स पर लड़ रही है, जिसमें कोविड भी है, जिसमें स्मॉग भी है। और अगर हम कोविड का जिक्र करें तो पिछले दिनों हम एक स्टोरी डिस्कस कर रहे थे जिसमें 40% ऑलमोस्ट लाहौरी अभी ऐसे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हुए। आपकी वैक्सीनेशन कैंपेन कैसी चल रही है? और एक आपने रीच एवरी डोर कैंपेन शुरू की थी, वो क्यों बंद कर? आप देखें कि अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के और दीगर शहरों से मौजना करें तो लाहौर में बड़ी अच्छी कैंपेन चली। हमने एक्सपो सेंटर से लेके और तमाम टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में देयर आर 200 फिक्स साइट्स वेयर वैक्सीन इज़ अवेलेबल एंड इट्स अ वॉलंटरी डिसीजन ऑफ अ प्राइवेट पर्सन कि वो वैक्सीन कराता है या नहीं। हम उसको इन्फोर्स करते हैं कि इफ़ यू हैव टू एंटर दिस प्रेमिसेस तो आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना है, ऑफिस में जाना है, इस जगह पे जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, कहीं एम्प्लॉयमेंट करनी है तो यू मस्ट बी वैक्सीनेटेड। उन चीज़ों को इन्फोर्स करने की वजह से हम 60% लोगों को, जो कि 50 लाख से ज़ायद लोग बनते हैं, उनको हमने वैक्सीन की भी और वो सहूलत अभी भी स्टैंड बाय मौजूद है। हम दरवाजे जाके वैक्सीन सिर्फ 15 से 20 दिन हमने अंदर की, बट इट्स लाइक पोलियो, जो कि सारी दुनिया से मुनफरद कैंपेन थी कि हमने लोगों के घरों में जाके वैक्सीन कराई। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी कैंपेन अभी भी वो होती है कि आप फिक्स सेंटर, जो कि जैसे मैंने बताया कि 200 से ज़ायद जगहों पे हमारे पास मौजूद है, तो पर्सन विच इज़ अबव 12 ईयर्स उसको खुद अपने बच्चों, अपने बुज़ुर्गों के साथ उस वैक्सीन में आना चाहिए। और उसकी भी अवेयरनेस की कमी नहीं है। आप फ़ोन उठाएं तो आगे से रिंगटोन पे ये बचता है कि वैक्सीन, अगर आप कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, अदरवाइज गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो फिर कहीं मैं बैक ऑफ द माइंड ये भी सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि शायद सारा फोकस कोविड पर चला गया कि 3 साल के बाद जो डेंगू का स्पाइक आना था वो गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो सका। मल्टीपल डिजास्टर्स हैं और प्राइमरी हेल्थ के ये कंसर्न्स हैं। आप इसको फेलियर नहीं कह सकती। आपसे ज़्यादा डेवलप्ड और रिसोर्सफुल नेशंस में, ब्राज़ील में, सिंगापुर में, श्रीलंका में इससे ज़्यादा डेंगू से मुतासर लोग हैं जितने पाकिस्तान में और पंजाब में मौजूद थे, और उनके पास प्रिवेंटिव हेल्थ की फैसिलिटीज़। सो लेकिन मैं ब्राज़ील मेकिंग पॉइंट आउट ऑफ इट कि डेंगू इस तरह और गैर ज़रूरी चीज़ें जो कि
इस टाइम हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते थे कि उनकी ज़रूरत नहीं है, उनके करने से डेंगू और कोविड को नहीं कर सकते। आप अगर उसके फिगर्स को देखें तो पंजाब डिड वेरी वेल। पंजाब डिड वेरी वेल, लेकिन मैं ब्राज़ील या बाकी किसी भी डेवलप कंट्री पर जाने के बजाय मैं 4 साल पहले 5 साल पहले अपने ही शहर को क्यों ना देखूं जहां पर डेंगू कंट्रोल था और हमारे ही लोगों ने किया था। सर आप भी इनिशियल टीम्स का हिस्सा थे, आप उस वक्त यहीं पर पूरी चीज़ें देख रहे थे कि कैसे डेंगू का पीक आया, हमने उसे कंट्रोल कर लिया। तो बजाय इसके कि कुछ नया तजुर्बा करते, कुछ नई साइंस सामने लाते, उसी चीज़ को फॉलो कर लेते। लोग तो ये कह रहे हैं कि बहुत से हल्के ये बड़े स्ट्रांगली कह रहे हैं, उसी चीज़ को फॉलो करते तो शायद कंट्रोल हो जाता। एक और चीज़ जिस पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, जैसे मैंने कहा कि लोड बर्दाश्त किए हुए है, और वो है स्मॉग। जी, स्मॉग जो है वो इस कदर बढ़ती जा रही है। पहले तो हम डिनाइल मोड में होते हैं, फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अब जो ये डिसीजन लिया गया है, जो आज की हमारी लीड स्टोरी भी है कि हफ्ते में 3 दिन, हफ्ता इतवार तो पहले ही स्कूल भी बंद थे, लेकिन पीर को भी अब बंद रहेंगे, निजी इदारे भी और स्कूल भी। क्या मन तक समझ नहीं आई। एनवायरमेंटल लॉज की इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट का बड़ा प्राइमरी फोकस है और बड़ी टॉप प्रायोरिटी है। प्राइम मिनिस्टर ने आज से 3 साल पहले क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव था, उसके बाद आप देखें कि ट्री कवर लाहौर में PHA के ज़रिए कितना इंक्रीज़ किया है। उसकी वजह से यूरो 2 से यूरो 5 फ्यूल और क्लीनर फ्यूल, क्लीनर एनर्जी की तरफ जो पाकिस्तान गया है, वो भी उसी इनिशिएटिव का वो है। हमने लाहौर शहर के गिरदोनवा में 160 से ज़ायद ईंटें बनाने वाले भट्ठे, ब्रिक किल्न्स जो हैं, उनको कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से जो काला धुआं छोड़ते थे, उन्हें जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट किया है, अब वो सफ़ेद धुआं छोड़ते हैं। इसी तरह हमने 350 से ज़ायद ऐसी इंडस्ट्रीज़ को मैप किया जो कि फर्नेसेस और बॉयलर इस्तेमाल करते थे और सबस्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ करते थे। हमने उनको उनकी इन्फोर्समेंट के लिए एंटी स्मॉग स्क्वाड तश्कील दिए, जिनमें एनवायरनमेंट इंस्पेक्टर, उसमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर, उसमें वासा, लेस्को एंड रेप ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट शामिल थे, ताकि उनकी स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट हो और वो एवरी 7th डे उस इंडस्ट्री के एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पे असेस करते हैं। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डीसी साहब, अगर इतने आइडियल इकदाम हुए होते तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400-450 तक ना पहुंचता। पहली तो बात ये है, आप 3 दिन का डिसीजन लिया कि स्कूल बंद करने हैं, लेकिन आप मिनिस्टर एनवायरनमेंट का हाल देखें, वो कहते हैं स्मोक है कहाँ पे। भाई अगर स्मोक नहीं है, उनके ख्याल में डेफिनेशन अभी भी स्मोक और फॉग का मिक्सचर है, यानी कि एयर पोल्यूशन इज स्मॉग। अगर मिनिस्टर ही नहीं मान रहा कि अगर स्मोक है ही नहीं है, तो पंजाब गवर्नमेंट से पूछे कि भाई आपने 3 दिन स्कूल क्यों बंद किए। अभी तक वो डिनाइल मोड में चल रहे हैं। तो अगर आप सोचें कि अगर मिनिस्टर एनवायरनमेंट डिनाइल मोड में है, तो 2-4 महीने पहले वो काम कहाँ शुरू करेगा। स्मोक आने के बावजूद वो डिनाई कर रहे हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने उनके उसी मौक़िफ़ की नफ़ी कर दी। उन्होंने कहा जी कल से 3 दिन स्कूल बंद करेंगे। तो अब एटलीस्ट उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करके दे रहा है, दुरुस्त है। आप क्या लें कि इस पे अगले साल जो है वो अग्रेसिव बुनियादों पे एक स्ट्रेटजी के साथ आना चाहिए। आप आंखें बंद कर लेने से चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। ऋषि साहब, स्टोरी की तरफ मैं आ रही थी, 3 दिन जो स्कूल और निजी इदारे बंद, इससे क्या होगा? मतलब मैं अभी स्टोरी सुना रही थी कि मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि मंडे को आपका ऑफिस बंद हुआ करेगा। तो मैंने कहा क्यों? मैंने कहा स्मॉग की वजह से। उन्होंने कहा क्यों? मंडे को स्मॉग ज़्यादा पड़ती है। दैट इज़ अ कॉमन फैक्टर कि क्यों एक दिन बंद करने से क्या फ़र्क? देखें, व्हीकल 3-4 इसके कॉजेज़ हैं। जैसे फसलों का फुजले को आग जो लगती है, फसलों के बाकियात को, वो इंडिया और पाकिस्तान को आप कंपेयर करें और आप हीट मैप देखें, आपको दिखाएंगे शहजाद, और उसमें देखें तो पाकिस्तान में आपको 10% मिलेगी, इंडिया में 90% वो क्रॉप बर्निंग आएगी। उस पर पंजाब ने काबू पाया। हमने अपने भट्ठों को कन्वर्ट किया, हमने अपनी इंडस्ट्री पे एनवायरमेंटल लॉज की इन्फोर्समेंट का सिस्टम बनाया। व्हीकल एमिशंस एक वो मेन कॉज है जिसकी वजह से हम स्कूल्स का डेज ऑफ और हॉस्पिटल का एक डेज एडिशनल ऑफ कर रहे हैं। सैटरडे संडे ऑलरेडी काफ़ी ऑफ होता है, और अगर हम 3rd में भी करते हैं तो वो जो स्मोक एंड देन इट इज़ मिक्सिंग विद स्मॉग, तो उसको ब्रेक देने के लिए हमने लॉकडाउन में ये चीज़ लर्न की कि जब 1 महीने का कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा तो लाहौर हैड वेरी क्लीन एनवायरनमेंट, एंड द ओनली थिंग विच वाज मिसिंग वाज कि व्हीकल एमिशंस नहीं थी। तो धुआं छोड़ते हुए गाड़ियां, वो जितना मर्जी क्लीन फ्यूल हो, हम 1.5 करोड़ की आबादी का शहर हैं, उसमें ट्रैफिक कंजेशन होती है स्कूलों की वजह से, प्राइवेट ऑफिसेज की वजह से। उसको एक ब्रेक देने के लिए जस्ट फॉर टिल
विंटर वेकेशंस, हम सर्दियों की बच्चों की छुट्टियों तक अगर हर मंडे ऑफ करते हैं तो ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस यू विल सी दैट ऑनलाइन लर्निंग का एक सिस्टम भी मौजूद है। अब हमारे पास मंडे को बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, बाकी 4 दिन स्कूलों में पढ़ेंगे, और उससे जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हमारे सड़कों पे कम हैं वो मजीद कम होंगी। कैलकुलेटिव मेजर लिया गया है कि इससे जो है वो रिजल्ट निकल सकता है, और अगर ना निकला तो या ऐसा लग रहा है कि ये स्टेप इसलिए लिया गया क्योंकि इल्जाम लगाया जा रहा है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो दे हैड टू डू समथिंग। जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने साइंसी बुनियादों पे हमें जो कॉजेज बताए हैं, हमने हर किसी का एक साइंटिफिक रिस्पांस ढूंढा है और उस पर चल रहे हैं। डेफिनेटली एनवायरमेंट इम्प्रूव करता है ग्रेजुअली, तो वो ग्रेजुअली दिल्ली भी लाहौर एयर क्वालिटी लाहौर की तरह की होती है, तो वहाँ पे भी जुफ्त और ताक के नंबरों का रखा गया कि एक दिन जुफ्त नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी, एक दिन डीसी साहब ने सारे मेजर्स पे बात की जो स्मोक का फैक्टर है, उसमें जो बहुत बड़ा फैक्टर है सितंबर तक जो हवाएं, महकमा मौसमियात बताता है हमारी हवाओं का रुख होता है इंडिया की तरफ। जी मिड ऑफ सितंबर जब हवाएं रुख चेंज करती हैं तो जो इंडिया से धुआं वगैरह है, चूँकि हम लिंक्ड बॉर्डर पे हैं, हमारा सिटी बिल्कुल उनके साथ है, तो उसके बाद जब हवा की डायरेक्शन इस तरफ होती है तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हमारा शहर हर चीज़ इंडिया के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। अब्दाली साहब ये बात आपको भी पता है, यहाँ पर आज भी सड़कों पे खुले प्लॉटों में कूड़े को आग लगाई जा रही है, आज भी ऐसे भट्टे हैं जो जिगजैग पॉलिसी पर काम नहीं कर रहे, आज भी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो फर्नेस जला रही हैं, वो दिन में नहीं जलाती तो रात में जलाती हैं। तो जहाँ पर ये सिस्टम और गवर्नमेंट का काम है इस चीज़ को कंट्रोल करना, मैं समझती हूँ हम सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या पे बैक कर रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। और हमेशा मैं ये मैसेज देती हूँ कि आपने कैसे अपना रोल प्ले करना है पाकिस्तान को बेहतर करने में, ये बहुत मैटर करता है। वेल गुड लक डीसी साहब आपको, क्योंकि बहुत से फ्रंट्स पे आप बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, पता नहीं अल्लाह जाने आप अपना काम कैसे कर रहे हैं, जहां आप इतनी इमरजेंसीज और इतने एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने में ऑब्वियसली अपनी टीम को आगे लेकर चल रहे हैं। सो गुड लक फॉर दैट, आई होप कि उसके फ्रूटफुल नताइज जरूर मिलें ताकि पब्लिक को रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आप देखेंगे बेहतरी आएगी। थैंक यू सो मच अब्दाली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर आने से पहले आप कैडबरी डेयरी मिल्क की ऐड देख रहे थे और मैं उनका ये मैसेज बड़ा स्ट्रांगली इंडोर्स करती हूँ कि अच्छाई बांटनी चाहिए और छोटी छोटी खुशियाँ ही हैं जो आपको बेहतर अंदाज में आगे लेकर चलती हैं। जहाँ पर सोसाइटी और फैमिली में एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वहीं पर छोटे छोटे जेस्चर्स जो हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं आजकल के दौर में। और हमारे पास एक ह्यूज रेंज मौजूद है कैडबरी डेयरी मिल्क की और उनका मैसेज भी यही है कि अपनों से जुड़े, यानी कि टुगेदरनेस और उनके साथ अच्छाई से पेश आने का मैसेज जो है वो इतना स्ट्रांग है कि यकीन जानिए आपकी लाइफ बड़ी पीसफुल भी हो जाएगी और बड़ी बेहतरीन भी हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी स्वीट सी गेस्ट की तरफ भी चलूँगी जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कमाल आर्टिस्ट हैं वो, और बहुत से अवार्ड्स जीत चुकी हैं इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी। और शी इज़ अ स्कल्पचर जिसमें उन्होंने 17 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स कामयाबियाँ समेटी हैं, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस किया है और ऐसे ऐसे नमूने बनाए हैं, ऐसे ऐसे मॉडल्स तैयार किए हैं कि तारीफ़ किए बगैर आप नहीं रह सकते। हमारे साथ रिफत शाहीन मौजूद हैं। शी इज़ एन आर्टिस्ट और अमेरिका से सीख कर अब यहाँ पाकिस्तान में अपना काम कर रही हैं। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप जितनी खुद क्यूट और प्यारी हैं आर्टिस्ट, वैसे नॉर्मली जो है वो ऐसे अपने ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, ऐसा है या नहीं है? हाँ बिल्कुल ऐसा है, हमारे पाकिस्तान में ऐसा है। पाकिस्तान में ऐसा है कि वो अपनी उस तरह से, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी सारी उनकी नमूनों में, उनके कैनवस के ऊपर ही, वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती, उनकी तवज्जो अपने ऊपर मरकूज रहती भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम स्कल्पचर्स की बात करें, आप यूर स्कल्पचर जिसने आप बहुत से मुख्तलिफ नमूने जो हैं वो बनाए हैं, जो हम आपको दिखाएंगे भी, इनके अवार्ड्स का भी जिक्र करेंगे। जी रिफत, कब से बना रही हैं आप ये तमाम स्कल्पचर्स और कैसे शौक पैदा हुआ? जैसे ही मैंने इस दुनिया को महसूस करना शुरू किया, उसके साथ ही मेरे ख्याल से मेरी क्रिएटिविटी स्टार्ट हो चुकी थी। और फिर बचपन में अम्मी अब्बू के साथ करना, घर में रह के करना, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर किसी ने आके बताया कि एक इंटरनेशनल कंपटीशन हो रहा है मेरे फादर को, उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट करवा दिया, वहाँ से फिर पूरी दुनिया में पहला इनाम जीता। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान में आके पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो फादर के फ्रेंड्स ने मना किया कि अब ये इंटरनेशनल जीत के आ चुकी है तो पाकिस्तान में पार्टिसिपेट ना करवाएं इसको। लेकिन शायद मैं उस वक्त इतनी मैच्योर नहीं थी, तो मैंने पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो पे दर पे जीतती चली गई, जिसके मैं अक्सर औकात अपने सोशल मीडिया पे लगाती रहती हूँ अपने सर्टिफिकेट्स या इनाम वगैरह। और फिर उसके साथ ही मैं स्टडीज़ के लिए बाहर चली गई
और जब स्टडीज़ करके वापस आई तो पाकिस्तान में मेरे पास ऑलरेडी इतना काम आ चुका था। मीनवाइल जब मैं स्टडी कर ही रही थी तो मुझे पाकिस्तान से काम की कॉल्स आती रहती थी, तो बस मैंने वापस आते ही काम शुरू कर दिया वो दिन, और आज के दिन काम 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 कर रही हूँ। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि शायद इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट तो इट्स नॉट अ कमर्शियल वर्क, शायद आपका ये करियर नहीं हो सकता, आप अच्छे पैसे नहीं कमा सकते। हमारी फाइन आर्ट्स की साइड पर या आर्टिस्ट के लिए ये होता है कि ऑर्डर आएगा या कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ होगी तो ही आप कर सकेंगे, अदरवाइज इट्स नॉट अ फुल फ्लेज करियर और समथिंग। ठीक है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? देखिए कि हमें कभी माशरे पे इस तरह से डिपेंड नहीं करना चाहिए कि वो काम करेंगे या देंगे तो हम काम करेंगे। मतलब जैसे एक मैच्योर बिजनेसमैन की नेचर होती है कि वो माशरा देख के चलता है। हम आर्टिस्ट क्या होते हैं, हम माशरे पे डिपेंड कर लेते हैं कि माशरा हमसे क्या करवाना चाहता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हमें साथ साथ अपनी जो चीज़ें, अपनी क्रिएटिविटी निकालना चाहिए। अगर हम अपनी क्रिएटिविटी निकालते हैं तो माशरा खुद ब खुद आता भी है खरीदने के लिए, एक्सेप्ट करता है, कहता है कि हमें काम दो। और ये मैं खुद, क्योंकि आप और मैं एक जिंदा मिसाल बैठे हुए हैं यहाँ पर कि ऐसा है माशरा, वो चाहता है कि उसको कुछ नया काम दिया जाए, और जब नया काम आता है तो डेफिनेटली लोग आते हैं। अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं? आपके मैं नमूने देख रही हूँ बड़े ज़बरदस्त, वो चाहे ट्रेडिशनल है, कंटेम्प्रेरी है या किसी मुजस्मा साजी में आप किसी शख्सियत का जिक्र करें, तो आपने यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन। इंस्पायरेशन तो मुझे मेरे ख्याल से कि फितरत से ही मिलती है। हमेशा से जो मेरे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, ये दुनिया, ये माहौल, ये सब मुझे इंस्पायर करता है, मेरे मुशाहिदे में शामिल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक दफ़ा याद है कि मैं बेनज़ीर भुट्टो से भी बड़ा इंस्पायर रही हूँ, अपने लीडर से। तो इस तरह की चीज़ें हैं इर्द गिर्द माहौल में जिनसे इंस्पायरेशन मिलती रहती है, और उसमें फिर आप अपनी उसको क्रिएटिविटी में ढाल। बिल्कुल ऐसे क्रिएटिविटी में एक्चुअली अभी तक ऐसा मैंने अपनी क्रिएटिविटी को नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में की, क्योंकि मेरे पास कमर्शियल वर्क या कमीशन वर्क सॉरी इतना था कि मैं नहीं कर पाई अभी तक अपनी क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान। लेकिन अगर आप अपनी सोचों में हो एंड इफ़ यू वांट टू मेक अ स्कल्पचर, तो आपके लिए क्या फिजिबल एनवायरनमेंट है जिसको देख के आप बनाना चाहेंगे? मैं अगर सोच में होंगी तो मैं सबसे पहले तो कुछ भी स्केच करूँगी। अच्छा, मुजस्मा बनाने से पहले, और उसके लिए मेरा सबसे पसंदीदा मीडियम है पेन एंड इंक। अच्छा, तो मैं मोस्टली इसमें जाती हूँ, तो उससे उस लिहाज से मैंने कुछ स्केच किया भी हुआ है, लेकिन उसमें मोस्टली ये होता है कि फिर मेरी शायद वही है कि मैं फितरत के जो नज़दीक हूँ, तो मैं एक औरत और एक फितरत दोनों चीज़ों को साथ लेके चलती हूँ। अच्छा, मुझे रिफत ये बताएं कि जो लोग बाहर से पढ़कर आते हैं, पीपल हु आर वेरी क्रिएटिव, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो अपना टैलेंट आगे पास ऑन भी करें, सिखाने में या बताने में या पढ़ाने में। आपका कोई ऐसा इरादा है जिसमें आप अपनी स्किल्स जो हैं, जो आपने इंटरनेशनली भी सीखी और पाकिस्तान में भी सीखी, वो आगे आप पढ़ा भी सकें, सिखा भी सकें लोगों? ये इरादा बिल्कुल है, और जिस दिन से मैं पाकिस्तान आई थी मैंने सोच के आई थी, मेरी ज़िद थी कि मैंने वापस पाकिस्तान जाना है, मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो इस हवाले से जो मैंने किया वो सबसे पहले ये किया है, हमारे यहाँ लड़कों के लिए के ऊपर एक बर्डन होता है, बोझ होता है कि उन्होंने माशरे के लिए कमाना है। लड़की पे नहीं होता है सच, वो कहते हैं जी शादी होगी उसके हवाले होगी, बस ठीक हो गया। तो मैंने ये किया कि वो तबका जो लेबर तबका था, जिन्हें नहीं पता था, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिन्हें पता है कि उन्होंने अपना फ्यूचर कैसे बनाना है, तो मैं लेबर तबका को अपने साथ लेके चली। मैं जहाँ गई, जिस इलाके में मैंने काम किया, मैंने वहाँ के कुछ ऐसे नौजवानों को इकट्ठा किया और उनको काम सिखा दिया कि मैं चली भी जाऊँ, आप पीछे से काम करें। और जिनके साथ मैंने काम किया, मैं उनके नंबर्स उनको दे के गई कि अगर मैं चली जाती हूँ, फिर भी पीछे से अगर काम के साथ कोई डस्ट आ जाती है, आप उसे रीपेंट करना चाहते हो, मैं मौजूद नहीं हूँ, तो आप इनको कॉल करके इनसे दोबारा काम करवा सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से मैंने एक अपनी काविश की है, बजाय इसके कि मैं एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट खोलूँ, बच्चों को सिखाऊँ। मैंने कोशिश की, ये किया है कि बेरोज़गारी को कम किया जाए, नौजवान नस्ल को इस तरफ लाया जाए कि आप ये काम भी कर सकते हैं। इससे मुझे क्या हुआ कि मैंने देखा कि बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में शोर हुआ है आर्ट के हवाले से, लोगों ने उसको पसंद करना शुरू किया, क्योंकि आपने जब बिल्कुल अपने ग्रास रूट्स को आप टच करके कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। बिल्कुल, और हम हमेशा ये कहते हैं टैलेंट और पोटेंशियल कम नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ हल्की सी ग्रूमिंग की, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और ऐसे लोग अगर ये बेड़ा उठा लें तो यकीन जानिए कि कितना फ़ायदा होगा, क्रिएटिविटी होगी और लोग बेरोज़गार होंगे बजाय इसके कि बेरोज़गार हों। अच्छा रिफत, मुझे ये बताइएगा कि सबसे फेवरेट आपका अब तक का स्कल्पचर कौन सा रहा है, किसका बनाया, और सबसे मुश्किल कौन सा? ये सवाल फिर से मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे आपको अपनी सारे नमूने आपके बेबीज़ की तरह होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये मेरे लिए मुश्किल होता है बताना कि सबसे मज़ेदार कौन सा मुजस्मा रहा। लेकिन जिस पे मुझे लोगों की तरफ से ज़्यादा पज़राई मिली वो है एक आप जिसको कहती तैराक का मुजस्मा, और एक मैंने पाकिस्तान का मुजस्मा बनाया था, नक्शा उसका 37 फीट का। ये दो मुजस्मे अभी रिसेंटली चल भी रहा था। ये दो मुजस्मे मेरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इनको पसंद किया। जी बिल्कुल। और सबसे मुश्किल कौन सा रहा? हर मुजस्मा चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मेरे लिए हमेशा से मुश्किल होता है। शुरू में दिल ऐसे ही मेरा धक 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 कर रहा था, आया मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और जब मैं कर लेती तो फिर मैं खुश हो जाती हूँ, बल्कि मुझे यकीन भी नहीं आता कि मैंने कर लिया। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच रिफत फॉर कमिंग इन एंड वंस अगेन गुड लक।
कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान में अपने काम और क्रिएटिविटी से अपना नाम बना रही हैं बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और आपके काम को आप सब लोगों की साथ के बगैर बिल्कुल मुमकिन नहीं था। थैंक यू सो मच जी, और अल्लाह ताला इसी तरह से आपको कामयाब रखे क्योंकि आपका नाम रोशन होगा तो पाकिस्तान का नाम भी आगे जाएगा। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।